वी वर टू स्टार्ट विद कि भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? दे आर द टू लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कंट्री। व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, ये तो मैं आपको काफी अच्छे तरीके से बता चुका हूं, तो इसमें और कुछ बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है। करेक्ट? चलिए तो लेट्स कंटिन्यू कि ये काम क्या करते हैं। ये है कुछ कॉमन कंपनीज जिनके शेयर्स दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में खरीदे बेचे जाते हैं। तो क्वेश्चन राइजेस कि अगर आपको शेयर खरीदना हो या बेचना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो भाई आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें खरीदना है या बेचना है। तो इसका एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज टू बी स्टडीड बेसिकली। सो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन योर क्लासवर्क कॉपीज। हाउ कैन आई बाय द शेयर इन सेकेंडरी मार्केट ओब्लिक स्टॉक एक्सचेंज? सो ट्रेडिंग प्रोसीजर वुड बी द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। अब लोगों के मन में एक क्वेरी होगी कि सर शेयर बेच तो तब पाएंगे जब हमने शेयर खरीदा हो। सब्जी मंडी नहीं है, स्टॉक मार्केट है। यहाँ बिना शेयर खरीदे भी आप बेच सकते हैं। लोग कहेंगे सर ये कौन सी कहानी है, बिना शेयर खरीदे हम बेचेंगे कैसे? इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल करना। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेल करना। हिंदी भाषा में बोलते हैं हमने सौदे को शॉर्ट किया हुआ है। व्हाट इट क्लियर? तो आप सवेरे 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक बेचने का भी सौदा कर सकते हैं। इंस्टेड आपके पास अगर शेयर नहीं है तब भी, इंस्पाइट ऑफ। तो आपने शेयर किसी को मान लीजिए 90 रुपए में बेच दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि 3:30 बजने से पहले आपको शेयर खरीद के उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो यू कैन सेल द शेयर इफ यू ऑलरेडी पोजेस इट। यू कैन ऑल्सो सेल द शेयर इवन इफ यू डू नॉट पोजेस इट। बट अगर आपके पास शेयर नहीं है और आपने किसी को बेच दिया तो वेरी सेम डे फिर आपको मार्केट में उसको खरीदना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल सवेरे 10:30 बजे मैं किसी को एक्स कंपनी का शेयर 90 रुपए में बेच दूं। अब वो शेयर मेरे को उसको डिलीवर करना पड़ेगा बिकॉज मैंने बेचा है। वो इंसान कल मेरे से शेयर मांगने आएगा, तो वेरी सेम डे मैं शेयर खरीदूंगा स्टॉक मार्केट से उस पर्सन को डिलीवर करने के लिए। तो 90 रुपए में मैंने शेयर खरीदा एक्सपेक्टिंग कि भाई दाम अच्छा है, सॉरी शेयर बेचा एक्सपेक्टिंग कि दाम अच्छा मिल रहा है, चलो बेच देते हैं। बट मेरे पास शेयर अभी है नहीं। 2:30 बजे मेरे को 75 रुपए दाम स्टॉक मार्केट में उसका नजर आ गया, तो मैंने झटपट खरीद लिया। तो माई सेलिंग वॉज डन एट 90, माई बाइंग इज डन एट 75। तो मेरी बाइंग 75 रुपए की थी और सेल मैंने किया था 90 रुपए में। कितने ज्यादा महंगे में बेचा या सस्ते में खरीदा? 15 रुपए। ये 15 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। और अगर मार्केट दिन में गिरने की बजाय बढ़ जाता तो मेरे को लॉस हो जाता। और अगर मैं शेयर खरीदू ही ना तो कल मेरे ऊपर एक पीनल एक्शन लगा दिया जाएगा कि आपने ये गलत हरकत क्यों की है। मेरे ऊपर कहने का मतलब पीनल एक्शन लगेगा मेरे ब्रोकर के ऊपर। स्टॉक एक्सचेंज मेरे ब्रोकर से पेनल्टी वसूलेगा और ब्रोकर हमसे पेनल्टी वसूलेगा। मेनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि ब्रोकर अगर आपको बचाना चाहे और उसके पास शेयर्स पड़े उस कंपनी के जो आपने बेचे हैं, तो वो अपने पास से शेयर्स निकाल के देता है। ऐसा भी होता है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने के लिए शेयर होना बहुत जरूरी है। बगैर शेयर खरीदे यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेल, बट डिलीवरी करने के लिए आपको उसको खरीदना जरूरी हो जाता है। खैर आगे चलते हैं। तो सबसे पहला काम है ट्रेडिंग प्रोसीजर में यू नीड टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। आप ऑनलाइन अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं बाइंग सेलिंग, तो ग्रो ऐप आपने देखा होगा, जीरोधा आपने देखा होगा, ये सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं। देन कोटक सिक्योरिटीज हो गया, रिलायंस मनी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, आर इक्विटी ब्रोकर्स हो गया, शेर खान हो गया। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की ब्रोकिंग करते हैं। समझ में आ गया? ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब आप इनके ऑफिस में जा सकते हैं, ऑफिस में दे हैव कंप्यूटर स्क्रीन, उस पर ही आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? प्राइस आपको सामने नजर आता रहेगा। जिस प्राइस पे भी आप शेयर खरीदोगे प्लस जो कमीशन है ब्रोकरेज दलाली वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम ब्रोकरेज सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली 2.5% होती है, बट रियल मार्केट में 0.25 और 0.4 0.5% पे ट्रेड हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो राइट डाउन। सबसे पहले आप ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे, देन यू विल ओपन अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? किसी जमाने में हम चिट्ठियां लिखा करते थे अपने रिश्तेदारों को, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ से भी हमको चिट्ठियां आया करती थी। बट अब बच्चों ऐसा होता है चिट्ठी पत्री का जमाना खत्म हो गया। अब क्या चलता है? व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक कम्युनिकेशन, कॉल कर सकते हैं। बट आपको एक परमानेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड अगर रखना है तो चिट्ठियों का एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है? ईमेल। ईमेल में ई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मेल बेसिकली। अब ईमेल चलता है। तो ईमेल क्या आपके घर के बाहर जो पोस्ट बॉक्स लगा है लकड़ी का उसके अंदर फेंकी जाएगी? नो।
आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे गूगल। तो गूगल का जीमेल के नाम से ईमेल सर्विस चलती है। रीडिफ मेल भी आपने सुना होगा, याहू मेल आपने सुना होगा, है तो ढेर सारे, बट ज्यादा फेमस गूगल है बेसिकली। गॉट इट क्लियर? क्यों ज्यादा फेमस हो गया? बिकॉज काफी गूगल सर्विसेज ऐसी हैं जो आप तभी एक्सेस कर पाएंगे अगर आपकी मेल आईडी जीमेल पे होगी, नहीं तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको एप्पल का आईफोन आपने लिया, आप एप्पल के आईफोन को गूगल से लॉगिन तो कर लेंगे, बट एप्पल सर्विसेज आपको तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आपने एप्पल की आई क्लाउड आईडी एक्टिवेट ना की हो। कहने का मतलब, विदेश जाके आप पैदल तो चल सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं, मोटराइज्ड व्हीकल अगर चलानी है तो उसी कंट्री का या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो जीमेल इसलिए जरूरी है। तो लाइक फॉर एन ईमेल अकाउंट यू नीड टू हैव अ जीमेल आईडी, तभी आपका ईमेल अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो सिमिलरली शेयर्स खरीदना बेचना, पुराने जमाने में तो सर्टिफिकेट्स घर पे आते थे, बट एज ऑफ नाउ द कंपनी डजंट डिस्पैच एनी शेयर सर्टिफिकेट, रादर दे गिव इट टू यू इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपके लिए जैसे गूगल फोटोज होता है, आपकी सारी फोटो डिजिटल फॉर्म में वहां स्टोर होती हैं, और घर में एल्बम होती है जिसके अंदर फोटोज लगाई जाती हैं। अब हम कुछ फोटोज डेवलप करवाते हैं एल्बम में लगाने के लिए, बाकी हमारी गूगल फोटोज में सर्वर पे सेफ एंड साउंड एकदम पड़ी हुई हैं। सर मान लीजिए कभी सर्वर क्रैश कर गया, तो कभी कोई डेटा क्रैश नहीं करता है। आप जब किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो उस पर एक प्रोग्राम ओवरराइट हो जाता है जो आपको वो फाइल की एक्सेसिबिलिटी से रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कोई भी डेटा कभी डिलीट नहीं होता। व्हेन यू प्रेस द डिलीट बटन, एक प्रोग्राम ओवरराइट हो जाता है जो उसकी एक्सेसिबिलिटी को आपके लिए खत्म कर देता है। बट अगर कभी भी आपको उसकी रिकवरी करनी हो, देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो टूटे हुए मेमोरी कार्ड से भी फोटो रिकवर कर देते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, पुलिस वाले सब काम कैसे करते हैं? तो आपको लगता है, हाँ आपको लगता है आपने डिलीट कर दिया, तो डिलीट का मतलब ये नहीं कि उड़ गया हमेशा कहीं, नो 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 नो, वो हमेशा रहता है भाई। एक सिंपल सा वो है, क्या कहते हैं, साइंटिफिक लॉजिक है, मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज। आई रिपीट, ओनली इट्स फॉर्म कैन चेंज। इवन कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी हजारों साल पहले, उसकी आवाजें आज भी वहां पे है, बट पॉल्यूशन की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से इतना डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंस है आवाजों में कि उसको ठीक से पहचाना नहीं जा रहा। तो कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज होता है। तो आपको अगर लगता है कि आपका मेमोरी कार्ड टूट गया, आपकी फोटो चली गई, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर रिकवरी वाले के पास जाइए, वो सारी फोटो आपको रिकवर करके दे देगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो कभी भी कुछ भी डिलीट नहीं होता। तो सिमिलरली आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, डिजिटल अकाउंट, जिसपे आपके सारे शेयर सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। जैसे डिजी लॉकर आपने सुना होगा, आपकी 10th की मार्कशीट होगी डिजी लॉकर में, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो वो भी होगा डिजी लॉकर में, अगर आपने सो कॉल्ड आधार कार्ड अपना बनवाया तो वो भी आपका डिजी लॉकर में होगा। तो जो काम डिजी लॉकर का है चिल्ड्रन, एग्जैक्टली वही काम डीमैट अकाउंट का होता है। सबको पता होगा डीमैट अकाउंट क्या, मैं बता चुका हूं आपको। गॉट इट क्लियर? तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डीमटीरियलाइजेशन। तो अगर किसी के पास आज पैसा है और उसको शेयर खरीदना है, तो कंपनी आपसे पूछती है कि आपको डीमैट फॉर्म में शेयर चाहिए या सर्टिफिकेट पेपर फॉर्म में। इफ यू से कि हमें पेपर फॉर्म में चाहिए, वो 50-100 रुपए सर्टिफिकेट का चार्ज कर लेंगे आपसे। बट वेन यू डोंट से एनीथिंग, तो बाय डिफॉल्ट दे विल गिव यू द शेयर्स वेयर इन योर डीमैट अकाउंट। आपको अपना डीमैट अकाउंट का नंबर बताना पड़ेगा। तो लाइक मेरे को अगर मेरी मार्कशीट चाहिए यूनिवर्सिटी की, 10th की, 12th की, मैं बोर्ड को बोलूं भाई मेरी मार्कशीट मेरे को दे दो, दे विल आस्क मी कि भाई अब तो हम डिजिटल फॉर्म में ही दे रहे हैं, डिजी लॉकर आईडी बता दीजिए। तो मैं उनको अपनी डिजी लॉकर आईडी बताऊंगा और वो सीधे मेरे डीमैट अकाउंट में, सॉरी डिजी लॉकर में चला आएगा। नहीं, डिजी लॉकर पे डेटा के कोई चार्जेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसको इंडिया में अथॉरिटी मेंटेन करती है, इट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी। एनआईसी भारत सरकार का पोर्टल है। हाँ, आने वाले हो सकता है 10 साल बाद डिजी लॉकर के चार्जेस आपको देने पड़े। प्रेजेंटली डिजी लॉकर एकदम फ्री है, अभी इस पे कोई पैसा नहीं है। हो सकता है कल को डिजी लॉकर कोई प्राइवेट कंपनी टेक ओवर कर ले और वो सर्विसेज का पैसा आपसे मांगे, बट एज ऑफ टुडे लाइक आधार मेकिंग इज फ्री, डिजी लॉकर भी फ्री है। समझ में आ गया? आधार में चेंजेस का पैसा लगता है, बट आधार बनवाने का कोई भी पैसा नहीं लगता। समझ गए बात को? तो वैसे ही आपको एक डिजिटल अकाउंट खोलना पड़ता है जहां पे आपकी सिक्योरिटीज होती हैं, तो दैट इज नोन एज व्हाट, डीमैट अकाउंट। समझ में आ गया? तो जैसे आपने बैंक पासबुक के ऐप को चेक करते हैं आपके पास कितना पैसा है, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स होते हैं। हाँ, ये बैंक खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम बैलेंस की जरूरत है। डीमैट अकाउंट के लिए ये नहीं कि 2 शेयर होना ही चाहिए आपके पास, नो। तो डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ डिजिटल आइडेंटिटी। बट किसी जमाने में तो लोग डिजिटल शेयर्स में ही डील करते थे, तो उस जमाने में उनके पास शेयर्स होते थे और वो क्या करते थे उन शेयर्स का,
वो उन शेयर्स को सो कॉल्ड कंपनी से लेते थे फिजिकल फॉर्म में। उस समय डीमैट नहीं होता था 90s के पहले। ये डीमैट एक्चुअली इंडिया में 1992 जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया फिर स्टार्ट हुआ, उसके पहले था ही नहीं। और कानून इसके लिए 1996 में बना, डिपॉजिटरीज एक्ट के नाम से। तो पहले जिन लोगों के पास पेपर फॉर्म में शेयर रखा है, टुडे इफ दे वांट टू सेल, उन्हें सबसे पहले इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा सर? लेके जाएंगे शेयर सर्टिफिकेट्स को ब्रोकर के पास, ब्रोकर आपको एक फॉर्म दे देगा, उस फॉर्म का नाम होता है DRF, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। व्हाट? आप उसमें नेम, आधार कार्ड, एड्रेस, डीमैट अकाउंट नंबर ये भी डालेंगे। आपका पहले डीमैट अकाउंट खुला होना चाहिए, खुलवा लीजिए पहले उसको, तब ये काम होगा। अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को आप उस डीमैट फॉर्म के साथ स्टेपल कर देंगे। बीच में पंच मशीन से 2 होल मार दिए जाते हैं ताकि आपके शेयर सर्टिफिकेट्स को कोई दूसरा अपने नेम पे क्लेम ना करे। वो शेयर सर्टिफिकेट जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चिल्ड्रन, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चेक करता है कि आप वैलिड शेयर होल्डर हैं या नहीं। उन शेयर सर्टिफिकेट्स को वो सो कॉल्ड फर्दर भेज देगा एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसका नाम क्या है? डिपॉजिटरी। एंड इंडिया में देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। वन इज NSDL एंड अदर इज CDSL। NSDL और CDSL में आपको सो कॉल्ड अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे आपको मान लीजिए ऑनलाइन स्टोरेज चाहिए, तो आप ड्राइव, गूगल ड्राइव का नाम सुना है? आप गूगल ड्राइव की सर्विसेज ले सकते हैं, 130 रुपए महीना। बट अगर आपको लग रहा है गूगल ड्राइव एफिशिएंट नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट की भी इस तरह से एक सर्विस है, नाम क्या है उसका? वन ड्राइव। और मैंने भी अपनी सोचा एक सर्विस बना लूं, संकट मोचन ड्राइव। समझ में आ गया? तो सर ये सर्विस बनती कैसे? हम भी बनवा सकते हैं। हाँ, आप गूगल को कहिए 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, एक बड़ी सी जगह पे हमें एक कंप्यूटर में स्पेस दे दो। गूगल कहेगा ठीक है, 2 लाख गीगाबाइट स्पेस हम आपको दे देते हैं। कितनी? 2 लाख गीगाबाइट कम हो गया, लेट अस से 2 लाख गीगाबाइट तो कम है, बढ़ा देते हैं, 2 करोड़ जेटाबाइट स्पेस आपको मिल गई। कितनी? 2 करोड़ जेटाबाइट। जेटाबाइट कितना बड़ा होता है सर? सबसे छोटा तो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेंटाबाइट, फिर जेटाबाइट। तो जेटाबाइट बहुत बड़ा होता है, और वो भी 2 करोड़। चलिए और बड़ा कर देते हैं इसको, 2 लाख करोड़ जेटाबाइट। आपने 1 GB स्पेस हर यूजर को फ्री में दे दिया, हर यूजर को फ्री में। अब एक दिन तो 1 GB उसका भरेगा ही भरेगा, उसके बाद अगर उसे और स्टोरेज चाहिए तो आप उससे कहिए 40 रुपए महीना दो, हम तुम्हें 50 GB स्टोरेज दे देंगे। कितना? 40 रुपए महीना। गूगल 130 रुपए में 100 GB देता है। अब किसी को 100 GB की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 50 GB की जरूरत है, तो आप 40 रुपए उसको दे रहे हो, कैलकुलेट करेगा। गूगल का 100 GB 130 में है, तो 50 GB 65 में, और आप तो 40 में दे रहे हैं, वो आपकी सर्विसेज लेने लग जाएगा। समझ में आ गया? आप जो पैसा लेंगे उससे करेंगे क्या? जो बड़ा सा सर्वर होगा जिसपे डेटा है, आप उस सर्वर को मेंटेन करेंगे, आप उस सर्वर को सो कॉल्ड ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई गोल ना हो जाए। समझ में आया? गूगल कभी भी एक्सेस करते ईमेल देता है ना आपको, तो बैकएंड पे कोई ना कोई लोग काम करते रहते हैं वहां पे। पता लगा बत्ती चली गई, अब बत्ती चली गई, जनरेटर चलवाना पड़ेगा आपको। और ये मैक्सिमम सर्वर्स जो लोकेटेड है, ये जनरली ठंडी जगहों पे लोकेट किए जाते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस रनिंग बहुत कम है, बिकॉज प्रोसेसर इनका 24 घंटे 365 दिन चलता है। सर खराब नहीं होता, ऐसे नहीं चलता जैसे मैं बोल रहा हूँ, लाइक 6 घंटा एक प्रोसेसर चला, एक सर्वर चला, फिर दूसरा उसको सपोर्ट करने लगा, उसको बंद कर दिया गया, फिर तीसरा, फिर चौथी बार फिर उसका नंबर आ गया। क्या हुआ? नहीं, इंटरकनेक्टेड जो होते हैं वो नोड्स होते हैं। गॉट इट क्लियर? अगर मान लीजिए ये छोटे छोटे प्रोसेसर, सॉरी सर्वर एक साथ रखे हुए हैं, ये एक ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ए, इसका रनिंग टाइम है रात को 12 बजे से सुबह 9 बजे तक। फिर ऐसा ही सो कॉल्ड आपको मिलेगा ब्लॉक बी। ये जो ब्लॉक बी है ये चलेगा मान लीजिए 9 से शाम को 6 बजे तक। गॉट इट क्लियर? तो पहले आपको कनेक्टिविटी इससे मिली, 9 बजे के बाद कनेक्टिविटी इससे मिल गई, वो दोनों कॉपी है एक दूसरे की, नहीं तो 365 दिन हमेशा चलता रहेगा तो खराब ही हो जाएगा, मशीन ही है बेसिकली। तो इन्हीं सब सर्विसेज को मैनेज करने के लिए कंपनीज आपसे पैसा लेती हैं। ऐसे ही डिजिटल सर्विसेज आपके शेयर्स को भी स्टोर करने के लिए आपको दी जाती हैं, बट वेयर चिल्ड्रन? NSDL एंड CDSL। समझ में आया?
आपका जो पैन कार्ड होता है और जो आपका आधार कार्ड होता है, इसका भी डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। और आपका आधार का डेटा कौन रखता है अपने पास? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो यूआईडीआई है, ये भी अपना डेटा पता है कहाँ मेंटेन करवाता है? एनएसडीएल के कंप्यूटर पे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? गॉट इट क्लियर? खैर, ये सब बातें तो टेक्नोलॉजी की हो गई, इट इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस क्लास। तो ये बात आपको सबको समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप एक डिजिटल अकाउंट खोलेंगे जहां पे आपके शेयर्स को रखा जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? और जिनके पास पहले किसी जमाने में फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स हैं, दे नीड टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू डीमैट। और अगर वो डीमैट में कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो एज ऑफ टुडे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में वो शेयर बेच नहीं पाएंगे। और आप डायरेक्टली एनएसडीएल जाके डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाते, सबसे पहले डीमैट अकाउंट यहाँ पे किसका खुलता है? ब्रोकर का। ब्रोकर को वहां पे एक ढेर सारा स्पेस दे दिया जाता है और उसी स्पेस में उसके क्लाइंट के ये जो डॉट डॉट आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर डीमैट अकाउंट बेसिकली। और ब्रोकर को हम बोलते हैं व्हाट इज नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो ये है कहानी एज सच। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, तो डू इट फास्ट। तो उसके बाद आप ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस करेंगे। फिर अगर मैच ऑफ द प्राइस मिलता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बट अगर प्राइस मैच नहीं मिलता तो आपका ऑर्डर कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा रहता है। एंड देयर आफ्टर प्राइस मैच मिल गया, इट वुड लीड टू सेटलमेंट। कैसे होता है पूरा काम? आई लेट यू नो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इटसेल्फ। सबसे पहले आप ये काम कंप्लीट कर लें। चलिए, तो लेट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आइडेंटिफाई कि ये प्लेसिंग द ऑर्डर, ट्रेडिंग और सेटलमेंट होता कैसे है। बहुत ज्यादा आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए हाउ डू वी डू दीज एक्टिविटीज। तो अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखिए, ट्रेडिंग कॉमा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ट्रेडिंग कॉमा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। Take an example that you decide to trade on Monday. तो Monday will be called as T-Day. पहले हमारी कंट्री में जो बाइंग एंड सेटलमेंट का हिसाब किताब चलता था वो 3 दिन में कंप्लीट होता था। तो हम उसको बोलते थे टी डे इज द डे जिस दिन हमने ट्रेडिंग की, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग। हिसाब किताब किया जाएगा विच पर्सन इज सपोज टू पे द मनी एंड विच पर्सन इज सपोज टू रिसीव द मनी, दैट इज डन ऑन T+1 डे। और फाइनल जो पैसे का लेन देन होगा दैट विल बी डन आफ्टर दैट डे, इसे बोलते थे T+2। बट अब इंडिया में फ्रॉम 25 फरवरी 2023 T+1 सिस्टम आ चुका है। दैट इज जिस दिन आपने बाइंग सेलिंग की उसके अगले दिन ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल ये हर कंपनी के शेयर्स के साथ अभी नहीं है, ये कुछ कंपनीज के शेयर्स के साथ है। सर सबके साथ क्यों नहीं है? सिस्टम बहुत बड़ा है, प्रोसेसिंग करना, डेटा अपडेट करना, अभी इसमें टाइम लग रहा है। तो प्रेडिक्टेड है कि अप्रैल 2024 से पहले सारी कंपनीज का हिसाब किताब T+1 पे क्लियर होने लग जाएगा। अभी सबका नहीं होता है, मैक्सिमम का होता है। व्हाट इट? तो इसमें कहानी क्या है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। So the activity of buying and selling is called as trading, which takes place on the day which is called as T-day. अगले दिन हिसाब किताब का नोटिफिकेशन होता है, किसने खरीदा कितने बेचा। That is done on the next day, जिसे बोलते हैं T+1। उसके एक दिन बाद जिसने शेयर खरीदा उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाता है और बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है। और जिसने शेयर बेचा उसके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और डीमैट अकाउंट से शेयर निकल जाएगा। That is known as a settlement and happens on which day? T+2 day. समझ में आ गया? तो मंडे का हिसाब किताब वेंसडे को क्लियर होगा। किसी का ट्रेडिंग डे चिल्ड्रन अगर ट्यूसडे है, आई रिपीट, अगर
ट्यूसडे है तो उसका हिसाब किताब कब खत्म होगा? थर्सडे। किसी का ट्रेडिंग डे अगर वेंसडे है तो उसका हिसाब किताब कब खत्म होगा? फ्राइडे। और किसी का ट्रेडिंग डे अगर थर्सडे है तो उसका हिसाब किताब कब खत्म होगा? मंडे। क्यों मंडे? सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं दैट देयर आर टू पर्संस, वन इज कॉल्ड एज मिस्टर एक्स एंड अदर इज कॉल्ड एज मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जाएगा ब्रोकर बी एक्स के यहाँ और मिस्टर वाई जाएंगे ब्रोकर बी वाई के यहाँ। मिस्टर एक्स इज द सेलर ऑफ शेयर एंड मिस्टर वाई इज द बायर ऑफ शेयर। जब इनका प्राइस आपस में सेट हो गया, द प्राइस एट विच दे विश टू बाय एंड सेल, तो ट्रेड वुड बी एग्जीक्यूटेड। तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने सो कॉल्ड 2000 शेयर्स एक्स लिमिटेड के एट द रेट ऑफ 90 बेचने का सोचा, और वाई ने ऑन द अदर हैंड 200 शेयर्स एक्स लिमिटेड के 90 रुपए पे खरीदने का सोचा। दोनों का प्राइस मैच हो गया तो डील एग्जीक्यूट होगी, बट अगर प्राइस मैच नहीं होगा चिल्ड्रन तो डील एग्जीक्यूट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ ये हरकत की जाएगी ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज टी डे। तो समझ में आ गया टी डे पे क्या होगा? एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट विल हैपन ऑन टी डे? झटपट इसको नोट डाउन कर ले। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। नेक्स्ट, ये जो ब्रोकर है he will get in touch with the superior and superior is called as a clearing member। क्या बोलेंगे superior को? clearing member CMX, और ये भी clearing member से मिलेगा जिसका नाम होगा CMY। और ये जो ट्रेडिंग वाला हिसाब किताब हुआ था ये होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल से भी कर सकते हैं, ब्रोकर के ऑफिस भी जा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब मिस्टर CMX का और सो कॉल्ड CMY का क्या काम होगा? ये इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे किसने शेयर खरीदा और किसने शेयर बेचा। तो CMX की जिम्मेदारी होगी सिक्योरिटीज को निकलवाना और CMY की जिम्मेदारी होगी सिक्योरिटीज को रिसीव करना। किसके बिहाफ पे? बायर के बिहाफ पे। देन CMX विल हैव अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पैसा मिस्टर सो कॉल्ड एक्स के लिए लेके आना, और CMY की जिम्मेदारी होगी पैसा मिस्टर वाई के अकाउंट से निकलवा के एक्स को देना। ये हिसाब किताब ट्यूसडे को किया जाएगा और यहाँ पे बीच में एक पार्टी इन्वॉल्व होगी जिस पार्टी को बोलते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन, और हमारे केस में ये नाम है NSCCL। ये पुराना नाम है। NSC के जब 25 साल कंप्लीट हो गए उन्होंने इसका नाम बदल के NCL कर दिया, नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड। पहले ये नाम था नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो NSC का काम है कपड़े धोने का और सो कॉल्ड धोबी का काम है उसको प्रेस करने का। तो धोने वाली टीम अलग, प्रेस करने वाली टीम अलग, फिर उसको घर तक पहुंचाने वाले जो लॉजिस्टिक्स टीम होगी वो अलग होगी। तो किचन में शेफ का काम है खाना बनाना, रेस्टोरेंट के मैनेजर का काम है ऑर्डर को प्रोसेस करना, और जोमेटो और स्विगी का काम है आपको उसके मतलब आपके घर तक उस खाने को पहुंचाना। तो ये है सब स्टॉक एक्सचेंज की ही सब्सिडरी दुनिया की खानदानी कंपनीज हैं। तो NSCL समझ में आ गया क्या काम करता है? ये सिर्फ नोटिफिकेशन हो रहा है। ऑन वेडनेसडे व्हाट विल हैपन? डीमैट अकाउंट में मिस्टर एक्स के और वाई के क्या हलचल होगी? एक्स के अकाउंट से शेयर निकल जाएगा और वाई के डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। वाई के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और एक्स के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का प्रोसेस मैं आपको T+1 और T+2 पे बता रहा हूं, फॉर मेनी कंपनीज चिल्ड्रन अब ये T+1 पे ही हो जाता है, बट स्टिल सब कंपनियों के लिए अभी ऐसा नहीं हुआ। सो द इंफॉर्मेशन which is given by the broker to clearing member, same information clearing member exchange करेगा NSCCL के साथ भी। चिल्ड्रन दोनों तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा।
अब आपका क्वेश्चन होगा सर इतने ढेर सारे लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, कैसे पहचान होगी किसने क्या खरीदा किसने बेचा? देयर इज अ यूनिक नंबर ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रेड नंबर। जैसे बिल नंबर होता है ना शॉप पे, आप बिल नंबर बताएंगे, बता देगा आपने क्या खरीदा कितने का खरीदा। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। समझ में आ गई बात? तो झटपट इसको कॉपी कर लो। चलिए, तो सबको कहानी समझ में आ गई ट्रेडिंग क्लियरिंग सेटलमेंट की? चलिए, तो थोड़ा सिलेबस से ज्यादा ही आपने पढ़ लिया, ये सब तो आपके कोर्स में होगा भी नहीं। डीमैट अकाउंट सबको समझ में आ गया क्या होता है? और डीमैट अकाउंट हम और आप नहीं खुलवा सकते डायरेक्टली, किसी ब्रोकर के थ्रू ही हमको जाना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो पहले ब्रोकर वहां पे जगह लेगा सर्वर पे जाके, और उसके बाद आप उस सर्वर पे अपनी आईडीज क्रिएट करते हैं। गॉट इट? चलिए, हाउ द ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड वो तो हो गया। अब आपकी जब हरकत हो गई पूरी बाइंग सेलिंग की, 24 घंटे के अंदर आपको एक प्रेम पत्र मिलेगा, विच विल कॉन्स्टिट्यूट ऑल द नंबर ऑफ शेयर दैट यू हैव बॉट एंड सोल्ड। जितने भी शेयर आपने खरीदे बेचे, सब उस कागज के टुकड़े पे मेंशन होते हैं, एंड दैट नोट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट नोट। और अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रोकर ने आपको चीट किया है, दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, बिजनेस स्टडीज की किताब में नहीं मिलेगा, आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे जाइए, ट्रेड वेरिफिकेशन बटन एक होता है वहां पे, उसको क्लिक करिए, और जो मैं ट्रेड नंबर की बात कर रहा था, पुट योर ट्रेड नंबर एंड प्रेस एंटर, पता लग जाएगा कि वो ट्रेड हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो ब्रोकर अगर आपको फर्जी कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दे, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए कि मैंने आपका पैन कार्ड मांगा या आधार कार्ड मांगा, अब हो सकता है आपने मेरे से झूठ बोल दिया, तो बैंक्स के पास ये डेटा होता है, वो एक पोर्टल पे जाते हैं, आधार कार्ड और पैन नंबर डालते हैं, पता लग जाएगा कि वो करेक्ट है या गलत है। गॉट इट? हम आप ये काम नहीं कर सकते। खैर, पीपल अंडरस्टूड? यहाँ पे सेटलमेंट T+2 लिखा है ना, तो रोलिंग सेटलमेंट इसको बोलते हैं बच्चों। रोलिंग क्यों बोलते हैं? हर पर्सन जिसने मंडे को कोई एक्टिविटी की, उसका हिसाब किताब वेंसडे को क्लियर होगा, ट्यूसडे वाले का थर्सडे। बट अब ये खत्म हो चुका है इंडिया में, काफी सिक्योरिटीज में इट इज T+1 ओनली, अब T+2 नहीं चलता। बट सब पे नहीं हुआ है, सब पे धीरे धीरे होगा। और वर्ल्ड की दूसरी ऐसी कंट्री है जहां पे T+1 सिस्टम स्टार्ट हुआ आफ्टर चाइना। यूएस में भी अभी T+2 ही चल रहा है। ओके, डीमेटलाइजेशन पीपल अंडरस्टूड? और फायदा क्या होता है डीमेटलाइजेशन का? आपका सर्टिफिकेट चोरी नहीं होगा, फ्रॉडलेंटली कोई दूसरा सर्टिफिकेट बना नहीं सकता, क्योंकि इट इज इन डिजिटल फॉर्म। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप बैंक का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं पैसे के ट्रांसफर के लिए, क्या कोई फर्जी करेंसी नोट आपको देगा? नहीं देगा। आज ही एक जगह पेमेंट ले रहे थे किसी से, शॉपकीपर से, उसने 500 का एक जुड़ा हुआ नोट दे दिया। सर ये कैसे दे दिया उसने 500 का जुड़ा हुआ नोट? अब दे दिया, मैंने भी आगे दे दिया। समझ में आया? चलिए, डीम्यूचुअलाइजेशन और डीमटीरियलाइजेशन, ये बड़े कंफ्यूजिंग कंटेंट्स हैं, चलन बड़े कंफ्यूजिंग कंटेंट्स। डीमटीरियलाइजेशन समझ में आ गया? आपने एक बुक खरीदी, उसका पीडीएफ बनाया और बुक को जला दिया, बुक तो जल गई बट पीडीएफ हमेशा आपके पास रहेगा, गूगल ड्राइव पे भी है मान लीजिए। डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्रोकर्स बड़ा चीट करते थे, लोगों को बेवकूफ बनाते थे, और अलग अलग न्यूज देते थे, गलत गलत न्यूज देते थे, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। जिस कंपनी का शेयर चाहते थे उसका शेयर बिकवाते थे, जिसका नहीं चाहते थे उसका नहीं बिकवाते थे। और जमाना ऐसा था 90s तक चिल्ड्रन, कि शेयर होल्डर्स तो भूल जाइए, जो ब्रोकर्स थे दे वर द ओनर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। वही सारे के सारे ब्रोकर्स संभालते थे स्टॉक एक्सचेंज का पूरा मैनेजमेंट, और यही लोग एक्ट करते थे बाइंग और सेलिंग के लिए। कहने का मतलब, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, मतलब हमें रिश्तेदारी अगर पुलिस में है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। बड़ी पुरानी हिंदी कहावत है ये। तो अगर 16-17 लोग मिल जाएं, यही मिलके एक स्टॉक एक्सचेंज खोल लें, यही वहां पे अपने रिश्तेदारों को नौकरी दें, और यही बाइंग एंड सेलिंग करवाएं, तो सारा सो कॉल्ड डोमिनेशन किनका रहेगा? इन्हीं लोगों का। सर आपने 16 क्यों लिए? क्योंकि यही 16 दलिदर स्टार्टिंग में थे जिन्होंने नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन मुंबई के नाम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू की, और स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह की गोलमोल हरकतें करते थे। देर आफ्टर गवर्नमेंट ने इनको प्रेम पत्र पकड़ाया कि भाई तीनों में से आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो मालिक बन जाइए, या तो नौकर बन जाइए, या तो दलाल बन जाइए, तीनों काम आप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर आप तीनों काम खुद करेंगे तो पब्लिक के इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, सिर्फ आपके अपने इंटरेस्ट की बात होगी।
जो कंपनी इनको बढ़िया घूस देती थी उसके शेयर के बारे में बहुत तारीफ कर देते थे, दूसरी कंपनियों को पीछे रखते थे। तो इसमें से मैक्सिमम लोगों ने सोचा दैट वील बिकम ब्रोकर्स। समझ में आया कि नहीं? वाई विल बिकम ब्रोकर? क्योंकि कमाई इसी में सबसे ज्यादा है। तो अगर आज भी एज अ स्टूडेंट आप एमबीए करने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एज अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्रेसिडेंट, सीईओ, कुछ भी, तो आपका फर्स्ट ब्लड रिलेशन कोई भी ब्रोकर का लाइसेंस नहीं ले सकता। फर्स्ट ब्लड रिलेशन मतलब वाइफ, बच्चे, पापा, मम्मी, इनमें से किसी को भी बाइंग सेलिंग का, ब्रोकिंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दीजिए। सर हमें मिल सकता है, जब आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव को नहीं मिला तो आपको कहां से मिल जाएगा? अंडरस्टैंडिंग? और अगर आप ब्रोकर हैं तो आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करना है तो आप इस जॉब को, मतलब ब्रोकिंग लाइसेंस को सरेंडर करें। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक दैट, यू हैव क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब तक आप किसी कंपनी में एज अ सीए जॉब कर रहे हैं, मुंह जबानी लोगों को आप सजेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, बट किसी का प्राइवेट ऑडिट या किसी की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता आपको। आप वकील बन गए 5 ईयर लॉ कोर्स, 3 ईयर लॉ कोर्स करके, और किसी कंपनी में आपने कॉर्पोरेट लॉयर की नौकरी पकड़ ली, अब आप प्राइवेट केस नहीं लड़ सकते। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है, ईदर यू बिकम ओनर और यू बिकम द एम्प्लॉय और यू बिकम अ ब्रोकर, तीनों काम एक साथ नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्हीं एक्सचेंजेस को क्या बोलते हैं? डीम्यूचुअलाइज्ड। और जब ये तीनों काम ये 16 दलितर किया करते थे, तब हमारे इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज होते थे, दे वर कॉल्ड एज म्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो म्यूचुअलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बड़ा खतरनाक टाइप का होता है। समझ में आ गई बात बच्चों? समझ में आ गई बात? पक्का? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया किसने? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई, इन सब ने पैसा लगा के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप किया। अब एसबीआई कभी भी सो कॉल्ड ब्रोकिंग का काम नहीं कर सकता। अगर करना है तो उनको अपने शेयर्स किसी और को बेच के ओनरशिप से त्याग लेना पड़ेगा। समझ में आया? जब तक कोई एम्प्लॉय एसबीआई का एम्प्लॉय है, वो स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वहां पे पहले रिजाइन करे फिर यहां अप्लाई कर सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन? बाकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाकर आप बहुत ज्ञान इसका और भी ले सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन ज्ञान जरूर ले लीजिएगा, जितना नेसेसिटी था मैंने बता दिया। डिपॉजिटरी का क्या काम होता है? एकदम डिजी लॉकर की तरह काम करती है, मैंने आपको बता दिया है। एनएसडीएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेटअप किया, और सीडीएसएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगेन इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में होगा, ये जरूरी नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो आपको आईफोन ही खरीदना है, आप रेडमी नहीं खरीद सकते, या अगर आप चाइना में रह रहे हैं तो आप रेडमी ही खरीदेंगे, आप आईफोन नहीं खरीद सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे बाइंग सेलिंग करिए। डीमैट अकाउंट आपका सीडीएसएल में भी हो सकता है और एनएसडीएल में भी हो सकता है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? इसका एक छोटा सा मैं आपको कोरिलेशन का एग्जांपल देता हूं। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, सुना होगा आपने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है चिल्ड्रन। 9 म्यूचुअल फंड हाउसेस आर हैविंग द लाइसेंस इन इंडिया टू सेल दिस स्कीम। उसमें एसबीआई भी है, एलआईसी भी है, उसमें कोटक सिक्योरिटीज भी है, ढेर सारे हैं उसमें। बट क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एलआईसी को ही चुनना पड़ेगा, आप एचडीएफसी में भी एनपीएस खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पैसा सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। 99% पैसा लगाया भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ही जाता है। बट डजंट मीन कि किसी पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक में ही खाता खुलवाना है। आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो डोंट अज्यूम कि अगर आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग सेलिंग करनी है शेयर्स की, तो आपका जो डीमैट अकाउंट होगा वो एनएसडीएल में ही होना चाहिए, वो किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। गॉट इट क्लियर? आपने नई कार खरीदी, 5 लीटर पेट्रोल आपको फ्री मिला, तो जिस पेट्रोल पंप से कार शोरूम ने पेट्रोल आपको भरवा के दिया, क्या जीवन भर उसी से खरीदना पड़ेगा? आप किसी से भी खरीद सकते हैं। इज दैट क्लियर? जिस शॉप से आपने मोबाइल फोन खरीदा, क्या उसी के पास हमेशा जाएंगे? किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आप जा सकते हैं। तो सेम इज द केस हियर आल्सो, यू कैन चूज एनी डिपॉजिटरी आउट ऑफ द 2। तीसरी इंडिया में नहीं है। तो एक्चुअली ये डिपॉजिटरीज का काम क्या है? इनके पास ऑफिस होते हैं बड़े बड़े,
उसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, कंप्यूटर्स पे लोगों का डेटा मैनेज होता है बस। इनके ऑफिसर वहां पे करते क्या है, देखते हैं कि डेटा लॉस ना हो, कस्टमर को हमेशा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आपको कोइंसिडेंटली कभी मौका मिला पैन कार्ड अप्लाई करने का, तो आप गूगल पे जब लिखते हैं पैन कार्ड, तो वो सीधे आपको एनएसडीएल की वेबसाइट पे ले जाता है। तो वहां पे फिर आपको पैन की सर्विसेज चाहिए, डिपॉजिटरी की सर्विसेज चाहिए, ये आपको चूज करना है। ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एज आई सेड चिल्ड्रन, कि हम और आप डायरेक्टली आरबीआई में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। हम एचडीएफसी, एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं। इन बैंक्स का अकाउंट आगे कहां पे होता है, आरबीआई में होता है। तो वैसे हमारा आपका डीमैट अकाउंट, हम ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर फॉर्म भरवाएगा, और ब्रोकर जिसका मेंबर होगा एनएसडीएल का मेंबर है, तो हमारा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में खुल जाएगा। सीडीएसएल का मेंबर है तो हमारा डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में खुल जाएगा। और सर अगर ब्रोकर दोनों का मेंबर है, ब्रोकर आपसे पूछेगा एनएसडीएल में डीमैट खुलवाना है या सीडीएसएल। एनएसडीएल थोड़ा सा महंगा है, सीडीएसएल थोड़ा सा सस्ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, अभी मैंने एनपीएस का नाम लिया था बच्चों। एनपीएस आप ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, ऑफलाइन नहीं होता, दो तरह से। के फिनटेक, व्हाट डिड आई से, ये क्या है सर, कार्वी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स एक कंपनी हुआ करती थी, वहां फ्रॉड हो गया, तो उस कंपनी को सेबी ने बंद कर दिया, और उन्हीं के भाई बंधुओं ने एक नई कंपनी खोल दी, ये बताते हुए कि हमारा पुराने वालों से रिश्ता नहीं था, और नाम रखा के फिनटेक। पहले कार्वी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पूरा था, अब शॉर्ट कर दिया, के फिनटेक कर दिया। आप एनपीएस अकाउंट के फिनटेक में भी खोल सकते हैं एंड एनएसडीएल में भी खोल सकते हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा दैट इन दोनों में से आपका मनी कौन मैनेज करेगा। इन दोनों में से कोई भी आपका मनी मैनेज नहीं करते हैं। वी हैव सो कॉल्ड 9 फंड हाउसेस। कितने? 9। इसमें यस बैंक, एलआईसी, आईडीबीआई, कोटक सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सब है। वो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना पैसा किससे मैनेज करवाओगे। इन 9 को बोला जाता है एएमसी। व्हाट? एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ना समझ लीजिएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इस साल अभी अगस्त 2023 से आप सो कॉल्ड अप टू मैक्सिमम 3 एएमसीज चूज कर सकते हैं। सर 3 एएमसीज? यस, आप 3 एएमसी से अपना पैसा मैनेज करवा सकते हैं। ये अगस्त 23 में इंडिया में रूल आया, पहले ऐसा नहीं था। 9 में से कोई एक, अगर आपने एचडीएफसी सेलेक्ट कर लिया तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ही आपका पैसा मैनेज करेगा, दूसरा नहीं। सर अगर हम चेंज करना चाहते हो तो अपना पैसा वापस लेके दूसरे में डाल दीजिए, बट अलाउड नहीं है ऐसा। अब ये अलाउ हो चुका है, अगस्त 23 से इट इज बीइंग अलाउड। अप टू 3 एएमसीज आप चूज कर सकते हैं कि भाई मेरा एनपीएस का 1 लाख रुपए कौन मैनेज करेगा। 40,000 मैं चाहता हूं कि एचडीएफसी मैनेज करे, 30,000 एसबीआई मैनेज करे, 20,000 आईडीबीआई मैनेज कर ले, वगैरह वगैरह इस तरह से। क्लियर? 2 ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हैं जो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगी, एक के फिनटेक और एक एनएसडीएल। तो मैंने जब अपना अकाउंट खुलवाया था, वाज नॉट वेरी मच अवेयर, तो आई गॉट इट ओपन एट के फिनटेक। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं साल भर का 50,000 रुपए जमा कराता हूं तो मेरे को 118 रुपए चार्जेस देने पड़ते हैं, वेर एज एनएसडीएल आपके डिपॉजिट पे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। अब ज्ञान थोड़ा कम था, समझ में आ गया। फिर जब फ्रेंड का एनपीएस अकाउंट खुलवाया तो मैंने देखा कि भाई एनएसडीएल में कोई चार्जेस ही नहीं डिपॉजिट के टाइम पे, तो आई सजेस्टेड हिम यू गो थ्रू दिस रूट। तो पैसा जाएगा एक ही जगह, सब कुछ सेम है। के फिनटेक्स आपसे पैसा लेता है, एनएसडीएल आपसे पैसा नहीं लेता। नहीं नहीं, एनएसडीएल इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। किसने कहा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बनाया गया, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। 1 रुपए भी भारत सरकार का इसमें नहीं लगा है। एनएसडीएल के पास ऑलरेडी इतना काम धंधा है, उससे पैसा कमा लेते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो कहते हैं चलो एनपीएस फ्री में भी लोगों को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? बट के फिनटेक के पास बहुत ज्यादा बिजनेस और दूसरा है नहीं, तो ये चिंदी चोर की तरह काम करते हैं, जहां से जो मिले लपेट लो। चलिए, तो समझ में आ गया व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जैसे आपका कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही आपका ब्रोकर डिपॉजिटरी के साथ कनेक्टेड है। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल में पहले बड़ा सा फाइल स्पेस ब्रोकर को मिलेगा, और फोल्डर स्पेस आप बोल सकते हैं, और फिर ब्रोकर उस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स मेंटेन करेगा। अंडरस्टूड? तो आप कह सकते हैं कि आपके घर का किचन एनएसडीएल है, मम्मी के थ्रू ही सारा सामान वहां से मिलेगा, तो मम्मी हो गई डीपी। क्या हो गई? देवी प्रसाद नहीं, डिपॉजिटरी
पार्टिसिपेंट, और आप जैसे बुक्कड़ हो गए क्लाइंट, जिनको हमेशा कुछ ना कुछ चलना रहता है। ओके, चलिए हेडिंग लिखिए कॉपी में चिल्ड्रन, सेबी इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने आपके लिए एक लाइव केस स्टडी तैयार की है। एयरटेल वालों से मैंने 200 रुपये लपेट लिए, उन्होंने मेरे को परेशान किया। लाइव केस स्टडी आपके लिए मैंने बनाई, सोची इतनी मेहनत की मैंने आपके लिए। सेबी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन।